प्रेम चोपड़ा जी, हम रॉकेट सिंह कर रहे थे तो एक दादाजी का रोल था उसमें। कहीं पे ना एक प्रेम चोपड़ा जैसे पुराने विलेन होते थे ना, उनकी कुछ उन्होंने स्माइल कर रहे थे तो ऐसे लगता था कि ये कुछ झलक आ रही है। तो ने प्रेम जी को जाके बोला कि प्रेम जी गड़बड़ है थोड़ी सी। उन्होंने कहा हाँ बेटे बोलो। प्रेम जी थोड़ा सा ना प्रेम चोपड़ा हो रहा है। वो इतना घबरा गए कि यार ये तो दादे का रोल है। गुलजार साहब का गुरु मंत्रा देता हूँ, ये लिखने की विद्या है, लिखते लिखते आती है। लिखते चलो, बस लिखते रहो। शाहरुख हो, रणवीर हो, सब आज की डेट में हर कोई स्क्रिप्ट बहुत ही सीरियसली पढ़ता है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि पिछले कुछ सालों में सबको ये भी समझ आया है कि स्क्रिप्ट एक्चुअली मेक्स और ब्रेक अ प्रोडक्ट। एक बार हम हमारी पहली फिल्म कर रहे थे जंगल, तो कोई फॉरेनर फ्रेंड्स आए हुए थे फरदीन के, तो वो पूछ रहे थे, वो फॉरेनर्स थे तो पूछ रहे थे यार ये क्या होती है बॉलीवुड। तो फरदीन ने उनको समझाया कि they are either action films with some romance in them or they are romantic films with some action in them. जयदीप जी ने बहुत अच्छे अच्छे गाने भी लिखे हैं। ओरे पिया गाना इन्होंने लिखा है, तुझमें रब दिखता है वो इन्होंने लिखा है, और बहुत सारे गाने लिखे हैं। तो आप गीत लेखन के बारे में, बॉलीवुड के बारे में ये सारे सवाल आप पूछ सकते हैं। और जैसे कि इन्होंने इंजीनियरिंग के बाद इन्होंने फिर एडवर्टाइजिंग किया, एडवर्टाइजिंग के बाद इन्होंने फिर सिनेमा, स्क्रीन प्ले राइटिंग वगैरह किया। तो करियर स्विच करना, रिस्क टेकिंग और इन सब सवालों के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो पहला सवाल कौन पूछना चाहेगा? माइक उनको दीजिए। सर जैसे आपने पहले कहीं जॉब की थी, है ना, जॉब की, फिर इस्तीफा दिया, फिर जो आपको लगा करना है वो काम किया बाद में, ठीक है ना, और फिर अपना करियर बनाया। तो लेकिन अभी का जो टाइम है सर, कभी कभी क्या होता है कि जो कुछ टीनेजर्स बच्चे हैं स्पेशली, वो दूसरों को देख करके ना बचपन में ही, अपने टीनेज में ही डाइवर्ट हो जाते हैं और पढ़ाई लिखाई पीछे छोड़ देते हैं। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि पहले अपना करियर बनाओ और फिर तुमको जो शौक़ है अपना उसको तुम बाद में भी कर सकते हो, तो इसका क्या आपका होगा? यार हम लोगों की जनरेशन ने ऐसे किया था कि क्योंकि घर में सब कहते थे कि तुम्हारा ये करने का मन है, वो करने का मन है, तो पहले करियर बनाओ, पहले अपने पैरों पे खड़े हो जाओ कुछ। तब सबके घर वाले कहते हैं ना कि तुम कहते हो मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी या मुझे ये सीए नहीं करना, पहले बन के तो दिखाओ, फिर कर लेना जो करना। तो हमारे उसमें होता था कि पहले कर लो, फिर उसके बाद हिम्मत करके दूसरी चीज़ ट्राई करो। अब एक चीज़ जो प्रैक्टिकल है, जो हो सकती है कि दोनों कुछ हद तक साथ साथ चल सकते हैं। क्या आप जॉब कर सकते हैं एक करियर में और साथ में दूसरी चीज़ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, तो उससे कुछ टाइम बच जाएगा। क्योंकि ये चीज़ है कि आप सच में लिखाई में इंटरेस्टेड हो या एक्टिंग में या सिंगिंग में, उनमें से हर चीज़ एक तपस्या है। अगर आपको लगता है कि 10th के बोर्ड एग्ज़ाम तपस्या है या 12th के बोर्ड एग्ज़ाम तपस्या है या सीए तपस्या है, एक्चुअली आर्ट्स के फील्ड में करियर बनाना उससे हज़ार गुना ज़्यादा तपस्या है। और कोई गारंटी भी नहीं होती, क्योंकि कोई कंपनी तो है नहीं जो आपको जॉब दे रही है। तो इसलिए आपकी अपनी पसंद का काम करने और किसी के साथ ट्रेन करने की ताकत बनी रहेगी अगर आपका कोई पैरेलल करियर होगा। दूसरा ये है कि आप अगर पहले कोई जॉब कर लो तो जैसे हम कॉलेज में होते हैं ना, प्रोफेशन की दुनिया कॉलेज के दुनिया से बहुत अलग होती है। लोगों से डील करना पड़ता है, जो आपके सुपीरियर हैं, जो आपको रिपोर्ट करते हैं, आप किसी को रिपोर्ट करते हो। वो उस दुनिया का अगर आप 2-3 साल भी एक्सपीरियंस ले लो ना, कहीं भी ले लो, कॉल सेंटर में ले लो, किसी कंपनी में ले लो, उस वक्त नहीं लगता, लेकिन आगे जाके वो बहुत काम आता है। क्योंकि जो ख़ासतौर पे एंटरटेनमेंट के फील्ड्स हैं वो इतने ऑर्गेनाइज्ड नहीं है जैसे कंपनीज़ होती हैं। तो आपको अपनी लाइफ उसमें खुद ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है। इसके लिए 2-3 साल का कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस अच्छा ही है। ये एक तरह की छोटी सीक्रेट सुपर पावर है जो आगे जाके आपके काम आएगी। अगला सवाल किसका है? Hi Jaydeep, this is Abhilasha. I am a first year student from Hindu College. I am into writing, creative writing and everything, and I've been inspired by your work a lot. Thank So you. So what would be your like one guru mantra? Because I know like writers face that creative block. It's hard to get up there also. It's very tough. So what would you advise an 18-year-old who's continuing writing for passion and all? Are you asking about a career in specifically in screenwriting or just writing? No, like your basic for everything, like a guru mantra.
बस यार मैं क्या गुरु मंत्रा गुलजार साहब का गुरु मंत्रा देता हूँ, ये लिखने की विद्या है, लिखते लिखते आती है, लिखते चलो। बस लिखते रहो। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जो ये फिल्म स्टार्स होते हैं, ये राइटिंग में सबसे अच्छा रिसेप्टर कौन है? जैसे शाहरुख के साथ आपने काम किया है, रणवीर सिंह के साथ किया है, रणवीर कपूर, रॉकेट सिंह, ये जब स्क्रीन प्लेज पढ़ते हैं मतलब आपके, और तो कैसे सवाल पूछते हो? सबसे इंटेलिजेंट और रिसेप्टिव आदमी आपको कौन लगा? यार आजकल सब लोग हैं, लेकिन जब मैंने शुरू किया था तब और बात थी। जी। क्योंकि तब क्या होता था कि ये 20-22 साल पहले की बात है, तब भी एक पर्टिकुलर फॉर्मूला सा चलता था। जी। जैसे याद है एक बार हम हमारी पहली फिल्म कर रहे थे जंगल, तो कोई फॉरेनर फ्रेंड्स आए हुए थे फरदीन के, तो शूटिंग दिन की ख़त्म हो गई, मैं फरदीन वो लोग बैठे, उसके गेस्ट वो लोग बैठे हुए थे, तो वो पूछ रहे थे, वो फॉरेनर्स थे, तो पूछ रहे थे यार ये क्या होती हैं बॉलीवुड फिल्म्स, क्या कैसी होती हैं, जो खैर बड़ा वाहियात नाम है बॉलीवुड, लेकिन खैर वो ऐसे ही बुलाते हैं। तो फरदीन ने उनको समझाया कि दे आर आइदर मोस्टली एक्शन, दे आइदर एक्शन फिल्म्स विद सम रोमांस इन देम और दे आर रोमांटिक फिल्म्स विद सम एक्शन इन देम। क्योंकि उस टाइम ऐसी फिल्में बना करती थी, एक पर्टिकुलर फॉर्मूला हुआ करता था। तो उस टाइम लिखाई से ज़्यादा चाहे स्टार्स हों या चाहे दूसरे लोग हों, वो ये देखा करते थे कि गाने कितने हैं, एक्शन सीक्वेंसेस कितने हैं, हर चीज़ एक आइटम होती थी, सीन्स भी एक तरह के आइटम होते थे, क्योंकि तब डायलॉग बाजी का एक पर्टिकुलर टाइप की, जिसको हम एक फ्लोरल डायलॉग बाजी कहते हैं, उसका दौर था। तो अब लेकिन बहुत फ़र्क आ गया है, क्योंकि तब कुछ ही लोग थे, जैसे उर्मिला थी, कुछ लोग थे जो एक्चुअली स्क्रिप्ट को बहुत सीरियसली पढ़ते थे, नोट्स बनाते थे। इनफैक्ट तब तो स्क्रिप्ट्स क्या, मैं पहली पिक्चर के बाद मैंने कुछ स्क्रिप्ट्स लिख ली और तब उसको बाउंड स्क्रीन प्ले कहा जाता था, क्योंकि वो बाइंडिंग मतलब, तो कहते थे तुम बाउंड स्क्रीन प्ले लेके आए हो, तो मैं कहता मतलब अब 125 पेज हैं, बाइंडिंग करा ली तो बाउंड ही होगा, मतलब इसका क्या है? तो कहते थे नहीं, लेकिन अगर तुम लिख के आ जाओगे तो हम क्या लिखाएंगे। तो तब ऐसा हुआ करता था कि स्टार नहीं, प्रोड्यूसर लोग, सब लोग, बहुत लोग सोचते थे कि एक राइटर आएगा, एक मुंशी मुनीम जी टाइप का आदमी आएगा और हम सिटिंग, एक चीज़ बोलते हैं सिटिंग होती है, हम गद्दे पे पाँव रख के बैठ जाएंगे और बताएंगे मेरे दिमाग में कुछ ऐसा है, मुनीम जी लिखो। और हम दूसरी तरफ से आए थे, हमें ये सब समझ नहीं आता था, तो तब वो अलग कल्चर थी। आज की डेट में आप देखो, चाहे शाहरुख हो, रणवीर हो, सब आज की डेट में हर कोई स्क्रिप्ट बहुत ही सीरियसली पढ़ता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि पिछले कुछ सालों में सबको ये भी समझ आया है कि स्क्रिप्ट एक्चुअली मेक्स और ब्रेक अ प्रोडक्ट, तो इसलिए सब बहुत सीरियसली पढ़ते हैं। जी। तो अब तो, और फिर जैसे कहीं शाहरुख वगैरह हैं, उन्होंने तो थिएटर इतना किया हुआ है, थिएटर की एक अपनी ग्राउंडिंग होती है ना, रिटर्न वर्ड की, लिखावट की, उन्होंने आर्ट फिल्म्स कितनी की हुई हैं। तो पर आजकल तो हर कोई पढ़ता है। हाँ, एक पुराने के, जैसे पुराने लोगों का एग्जांपल देता हूँ, जैसे ऋषि जी थे या मिस्टर बच्चन है या प्रेम चोपड़ा जी, हम रॉकेट सिंह कर रहे थे, तो एक दादाजी का रोल था उसमें। तो पहले 1-2 दिन की शूटिंग हो रही थी, तो मॉनिटर के पीछे शिमित अमीन और मैं, जो शिमित डायरेक्टर हैं, हम देख रहे थे कहीं पे ना, एक प्रेम चोपड़ा जैसे पुराने विलन होते थे ना, उनकी कुछ, उन्होंने स्माइल कर रहे थे, तो ऐसे लगता था कि ये कुछ झलक आ रही है विलनस सी, शायद हमारे दिमाग में होगा क्योंकि हमने तो ने प्रेम जी को जाके बोला कि प्रेम जी गड़बड़ है थोड़ी सी। उन्होंने कहा हाँ बेटे बोलो। प्रेम जी थोड़ा सा ना प्रेम चोपड़ा हो रहा है। वो इतना घबरा गए कि यार ये तो दादे का रोल है। उसके बाद पिक्चर की कितने महीने शूटिंग चली, एक सीन ऐसा नहीं हुआ जिसने प्रेम जी ने किसी असिस्टेंट डायरेक्टर को ना हो, बेटा जयदीप या शिमित को बुलाओ और चेक कराओ प्रेम चोपड़ा तो नहीं हो रहा। तो इस तरह के जो पुराने एक्टर होते हैं उनमें भी एक राइटिंग की और एक जो होती है ना, एक डिसिप्लिन होता है और काम से बेईमानी नहीं करते। ये सिर्फ एक बीच का जो दौर था ना, लेट 90s या जब हम लोगों ने शुरू किया था उस टाइम, और उसके थोड़े पहले जब ऐसा था। आजकल तो सब लोग पढ़ते हैं बहुत सीरियसली। अगला सवाल। हेलो सर, गुड इवनिंग, माई सेल्फ गौरव। सर मेरा आपसे मेनली एक क्वेश्चन है कि आप देखते हो कि पुरानी, आज से अगर मैं 10-15 साल पहले वाली बॉलीवुड की मूवीज़ में जाऊं, तो आज अगर हम यंग जनरेशन उनको देखें तो हम मतलब वैसा एनर्जेटिक या फिर वैसा फील नहीं करते कि हाँ ये हम
हम इससे कनेक्ट कर पा रहे हैं। जी। तो एज अ स्क्रिप्ट राइटर आप क्या चैलेंजेस देखते हो? मतलब उस टाइम ज़्यादा चैलेंजेस थे, आज ज़्यादा चैलेंजेस हैं कि मेरे को नहीं आज ज़्यादा वो चीज़ टेंस हो रही है, नहीं मेरे को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा स्क्रिप्ट राइटर क्योंकि पसंद आए ना आए, क्योंकि रेशियो कम होता जा रहा है बॉलीवुड में। तो पहले अगर एग्जांपल लूँ 2000 फॉर एग्जांपल 2002 में अगर कोई मूवी अगर मैं 10 मूवी ले लूँ उसमें से 10 में से अगर 8 चल रही हैं तो आज वही 10 में से शायद 1-2 ही चलें। आप जानते हो इस चीज़ को अच्छे से, तो इस चीज़ पे आप क्या कहना चाहोगे स्क्रिप्ट? यार पहले तो एक ना बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि यंग लोगों के यंग सब्जेक्ट्स की पिक्चरें सबसे पहले तो यंग लोगों को लिखनी चाहिए। ये तो मतलब एक बहुत कॉमन सेंस की बात है जो दुनिया की हर फिल्म इंडस्ट्री को ये रियलाइज़ होना चाहिए कि अगर 50-50 60 साल के लोग 17 18 19 21 साल के लोगों की लाइफ पे लिख रहे हैं तो वो कैसे हो सकता है? या तो आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर लो या एक महीना बिताओ, तब तो हो भी सकता है। यार एक्चुअली क्या हुआ है इसको ना जिसको आईटी में और बिजनेस के दुनिया में टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन बोलते हैं कि हुआ ये है कि एक तो सिंपल बात है, अभी जो हाल फिलहाल में कोविड के बाद थिएटर खुलने के बाद बड़ी पिक्चरें आई हैं ना, वो एक्चुअली 6-7 साल पहले की पैदाइश है। क्योंकि 1.5-2 साल बनने में लगते हैं कोविड से पहले, उससे पहले 1.5-2 साल लिखने में लगने, तो 3-4 साल तो कोविड स्टार्ट होने से पहले वो पिक्चरें बनी, फिर कोविड की वजह से रिलीज़ नहीं हुई, फिर कोविड के बाद 2 साल बाद रिलीज़ हुई। तो एक्चुअली वो 5 से 7 साल पुरानी पिक्चरें हैं। एक तो ये है उसमें बहुत फ़र्क आ जाता है। दूसरा ये है कि ये जो टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन है ना कि जैसे एक टाइम में जब वीसीआर आ गए थे तो ये हो गया था कि भाई अब वीसीआर पे लोग पिक्चर देख लेते हैं और अब थिएटर कौन जाएगा, तो फिर अडेप्ट किया फिल्म इंडस्ट्री ने, सारी दुनिया की फिल्म इंडस्ट्रीज ने, हमारी नहीं। अब ये डिसरप्शन है कि भाई सबसे बड़ी बात ये हुई है, और कोविड से पहले भी था कि OTTs आ गए हैं, तो एक घर में बैठ के दुनिया जहान की चीज़ें देखने की एक फैसिलिटी आ गई है। तो थिएटर तभी जाएंगे जब कुछ बहुत ऐसी चीज़ होगी कि यार जिसके लिए जाएंगे, क्योंकि टाइम भी लगता है, महंगे भी हैं मल्टीप्लेक्सेस खास तौर पे। उसके बाद कोविड में बीच में ये हुआ कि एक्सपोजर हो गया ऑडियंस को सब तरह की चीज़ें देखने का, देश की सब भाषाओं की देखने का, इंटरनेशनल देखने का। अब कोविड खुलने के बाद अब फिल्म इंडस्ट्री अडेप्ट करने के प्रोसेस में है, तो वो करेंगे। और कोई ऐसी फिल्म इंडस्ट्री नहीं है कि कोई एक कमेटी कहीं पे बैठती है गवर्नमेंट की तरह कि अब हम ऐसा बनाएंगे। यहाँ मतलब सैकड़ों राइटर हैं, हज़ारों डायरेक्टर हैं, सैकड़ों प्रोड्यूसर हैं, हर कोई अपना अपना सोचता है मैं अगली फिल्म क्या बना रहा हूँ, अपना सीरियल क्या। जब हम कहते हैं ना कि बॉलीवुड अडेप्ट कर पाने को कोई है ही नहीं कोई चीज़ बॉलीवुड, हर इतने सैकड़ों हज़ारों लोग सब अपने अलग अलग है। सो अब इसमें देखने की ये बात है कि जैसे होता था ना कि सबसे पहले जब हम छोटे थे तो हम दिल्ली से हैं तो बाहर जाते थे खाना खाने, तो नॉन वेजिटेरियन है, हाँ यार एक चिकन कर लो, अच्छा वेजिटेरियन है, हाँ पनीर एक कर लो, और वही चिकन वही पनीर वही एक तंदूरी रोटी एक वही लच्छा पराठा वही खा के, और हम सोचते यार जान छोड़ो यार कुछ कभी तो नया ऑर्डर किया। फिर धीरे धीरे ये इटालियन आने लगे, मैक्सिकन आने लगे, और तरह के मैकडॉनल्ड्स वगैरह खुल गए, तो घर वालों का सबका टेस्ट चेंज होने लगा धीरे धीरे। फिर जैसे स्विगी ज़ोमैटो आए, फिर घर बैठे ऑप्शन हो गई। अब ये क्या OTT एक तरह के स्विगी ज़ोमैटो ही है ना कि घर बैठे और तरह की चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन सोचने की बात ये है कि इसके हिसाब से तो जो पुराने हाउसेज़ हैं जो ट्रेडिशनल खाना बनाते थे, MTR साउथ में, नॉर्थ में हल्दीराम है, ईस्ट में भी हैं, क्या वो बंद हो गए या उनके आउटलेट्स बढ़ गए? तो ये अडेप्ट करने की बात है। तो अब टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन ये है कि हर आदमी जेब में थिएटर लेके घूम रहा है। आज जब हर आदमी जेब में थिएटर लेके घूम रहा है तो वो क्यों थिएटर जाए, इतनी जहमत क्यों उठाए? पर मुझको लगता है कि ये 100 साल के करीब पुरानी इंडस्ट्री है। इंडिया में इन फिल्म इंडस्ट्री ऑलमोस्ट तभी चालू हुई थी जब वेस्ट में हुई थी, तो अडेप्ट मेरे ख्याल से कर लेगी, लेकिन यंगर लोगों की फिर भी ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ नमस्कार सर। सर मेरा सवाल ये है, आपने कौन सी कंपनी से जॉब छोड़ा था? और दूसरा सवाल ये है कि जब आपने जॉब छोड़ा था तो आपकी बॉस से कुछ लड़ाई हुई थी? नहीं, मैंने सच बताऊँ तो जिस दिन डबल प्रमोशन और एक और बिजनेस यूनिट को हेड करना, एक तरह की ट्रिपल प्रमोशन की लेटर मिली थी, उस दिन छोड़ी थी।
वो लड़ाई नहीं हुई थी। और वो इसलिए छोड़ी थी कि मुझे लग रहा था कि अब अगर फंस गया तो फिर नहीं निकला जाएगा, यही मौका है। इसके बाद सूट एक मिडिल मैनेजमेंट से सीनियर मैनेजमेंट में जाने की स्टेज आ रही थी और मुझे लग रहा था कि यार मुझ में शायद हिम्मत नहीं है कि मैं निकल पाऊँगा इसके बाद, अभी निकल लेता हूँ हिम्मत करके। तो लड़के नहीं छोड़ा था, 2 कंपनियों में छोड़ा था। पहले आईटी कंसल्टिंग से छोड़ के एडवर्टाइजिंग में गया था, फिर एडवर्टाइजिंग छोड़ के फ्रीलांसर एड फिल्म बनाने लगा था। दोनों जगह बहुत बहुत अच्छे फेयरवेल मिले थे एक्चुअली। जोरदार तालियों के साथ शुक्रिया बोलिए जयदीप साहनी का। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।